डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के वीडियो में हम बात करेंगे 700 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज की। और ये इस सीरीज का 7वां वीडियो है जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 301 यानी 301 से लेकर 350 तक। ये पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिए लगभग 80 to 90% जो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस को इन 700 क्वेश्चंस के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ी बात जो इस सीरीज़ के बारे में है, इसमें सिर्फ 700 फैक्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, बल्कि हम इन्हें इस तरह से इनको डिज़ाइन किया है कि आपके एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 फैक्ट और कवर हो। यानी कि इस तरह से आप ये 700 प्रश्न जो होंगे इनके अंदर 1500 से लेकर 2000 फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की। तो मतलब हमारे द्वारा जो MPPSC 2017 है उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ये टेस्ट सीरीज़ के अंदर पूरे जो होंगे 10 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट जो है 49 रुपीज़ में आप ले सकते हैं या पूरी टेस्ट सीरीज़ 399 में रुपीज़ में ले सकते हैं। इन टेस्ट का जो नया टेस्ट होगा हर संडे अपलोड किए जाएंगे। 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगला जो टेस्ट होगा आने वाले संडे को अपलोड किया जाएगा। तो जब तक हमारे टेस्ट जो 10 फरवरी को एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक पूरे 10 टेस्ट इसमें होने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर ज्वाइन करें। एक टेस्ट जो है वो फ्री डेमो के रूप में अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख लें। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com पे जाना होगा और वहाँ जाकर रजिस्टर करके और आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे वीडियो की। सबसे पहले आज का सबसे पहला प्रश्न ये है, कली पचीसी किसकी रचना है? एक इंपॉर्टेंट रचना है कली पचीसी। और कली पचीसी जो रचना है ये है पद्माकर साहब की रचना। बहुत फेमस कवि रहे हैं पद्माकर और ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी जैसे केशवदास हैं, भूषण हैं, घाघ हैं, नीचे की तरफ भी जितने भी आपको इसमें नाम मिल रहे हैं जिन रचनाकारों के, तो इनके बारे में इंटरनेट पे आप थोड़ा सा पढ़ लें, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लें। इनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है हिम किरीटनी किसकी रचना है? हिम किरीटनी बहुत फेमस रचना है माखनलाल चतुर्वेदी साहब की। तो हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी ये 2 फेमस रचना है। पुष्प की अभिलाषा, इसके अलावा बहुत सारी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 353। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? यानी मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के अंदर कितने संभाग थे? तो इसका आंसर है 9 संभाग। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मिला हुआ था, उस समय 9 संभाग मध्य प्रदेश के अंदर थे और 43 जिले 43 जिले उस समय मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? देखिए मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा लगती है वो गुजरात राज्य से। और गुजरात का भी जो बड़ौदा जिला है या बड़ोदरा जिला जो है, इस जिले से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो सबसे कम सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। लेकिन इस सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सिद्ध बाबा चोटी है, जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 1172 मीटर और ये बुंदेलखंड में सबसे ऊंची है। जबकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ पचमढ़ी में है, ये 1350 मीटर की इसकी
ऊंचाई है। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, जो गोंडवाना समूह है ये चट्टानों का एक प्रकार है, तो इसमें पाया जाता है कोयला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर वह स्थान जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वो स्थान है पचमढ़ी। पचमढ़ी होशंगाबाद के अंदर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, पचमढ़ी होशंगाबाद में है, और यहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा। मध्य प्रदेश में किन माहों यानी किन महीनों को गर्मी की द्वितीय ऋतु या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जब वर्षा हो जाती है, वर्षा खत्म होने के बाद और शीत ऋतु शुरू होने से पहले जो सितंबर से अक्टूबर का महीना होता है, उस समय क्या होता है, एक अजीब सी उमस वातावरण में होती है, एक अजीब सी गर्मी वातावरण में होती है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, या कुंवार की उमस भी इसका एक और नाम है। कुंवार की उमस, कुंवार का महीना होता है हिंदी महीनों के हिसाब से, तो कुंवार की उमस के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहायक नदी नहीं है। इस तरह के प्रश्न जिस प्रश्न में नहीं होते हैं, हम में से बहुत से लोग कई बार गलती से नहीं पढ़ पाते हैं और सीधा सहायक नदी पढ़ लिया और आंसर दे दिया। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको पूरा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो जो सहायक नदी नहीं है वो खान नदी है। खान नदी जो है इंदौर नदी, जो इंदौर शहर है उसके किनारे, इंदौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। निमाड़ किस नदी के तट पर है? तो देखिए, निमाड़ के अंदर आता है खंडवा, खरगोन और बड़वानी। ये तीन जो जिले हैं ये निमाड़ के अंदर आते हैं। तो ये तीनों जिलों की बात करें, देखिए बेतवा गलत आंसर है, बेतवा उत्तर की तरफ बहती है। तवा बिल्कुल गलत आंसर है। पार्वती ये भी गलत आंसर है। तो सही आंसर है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा खंडवा खरगोन दोनों जिलों से होकर गुजरती है। तो निमाड़ जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 361 की, तो मेकाल एवं केमूर पठार पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप होता है? सबसे पहले हम ये समझें अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। देखिए, अपवाह प्रतिरूप वो होता है जब नदियों का जो बहने का फॉर्मेशन होता है या जहाँ से उनका ओरिजिन होता है, निकलना होता है, और फिर वो जिस तरीके से बहती हैं उसको अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यदि हम मेकाल और केमूर श्रेणी को देखें तो यहाँ पर जो इसका उत्तरी और दक्षिणी दो ढाल है। यदि दक्षिणी ढाल की नदियों की बात करें तो इस तरह से जो नर्मदा नदी है उसमें आके मिल जाती है, जबकि जो उत्तरी है वो उधर चली जाती है। तो इस तरह से ये जो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है, इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये कहलाता है अध्यारोपित प्रतिरूप पाया जाता है। मावट का संबंध किससे? तो मावट का संबंध है वर्षा से, क्योंकि देखिए बारिश ऋतु के बाद शीत ऋतु के अंदर जो आकस्मिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, उसे कहा जाता है मावट। तो इसका संबंध होगा वर्षा ऋतु से या वर्षा से। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश के दो बराबर भागों में विभाजित करती है? देखिए, समताप रेखा क्या होती है? समताप रेखा वो होती है जो दो समान ताप वाले, मतलब ऐसे स्थान जिनका जो तापमान है वो एक जैसा है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है समताप रेखा। तो ये जो रेखा है 40 डिग्री सेल्सियस की रेखा है जो मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गंगा सिंध के मैदानों में स्थित है? देखिए, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। भोपाल मालवा में है। इंदौर मालवा के केंद्र में है। तो ये तीनों तो इसका आंसर नहीं है। ग्वालियर जो है वो चंबल क्षेत्र में है और यमुना नदी के या गंगा नदी बेसिन में पड़ता है, क्योंकि वहाँ का पानी गंगा की तरफ ही जाता है। और जो ग्वालियर है वो फिजिकली सिंधु गंगा के मैदानों में, जो जियोग्राफिकली गंगा सिंधु के मैदानों में पड़ता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत पर अवस्थित है? ताप्ती नदी जो है निकलती है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। अब ये हमें देखना होगा, ये बैतूल का जो मुल्ताई है ये कहाँ पड़ता है? देखिए, अरावली में नहीं पड़ता, विंध्याचल में नहीं पड़ता, कैमूर भांडेर श्रेणी में नहीं पड़ता, ये पड़ता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। मध्य प्रदेश में 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग बनाया गया है, देखिए ग्वालियर पहले से संभाग है, चंबल पहले से है, रीवा पहले से है, तो जो शहडोल है उसे मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रलय सृजन किसकी रचना है? प्रलय सृजन बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट रचना है जो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन साहब की रचना है। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? तो प्रबोध पचासा ये पद्माकर साहब की रचना है। जोहिला किस नदी की सहायक नदी है? देखिए जोहिला नदी जो निकलती है नर्मदा और सोन नदी के पास से निकलती है, तो ये ताप्ती की सहायक नदी नहीं है, चंबल की सहायक नदी बिल्कुल भी नहीं है, ये है सोन नदी की सहायक नदी। कुमरा गांव रायसेन किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए कुमरा गांव रायसेन से जो नदी निकलती है वो बेतवा निकलती है, क्योंकि क्षिप्रा निकलती है काकरी बड्डी पहाड़ी से, ताप्ती निकलती है बैतूल के मुल्ताई से, और तवा निकलती है होशंगाबाद पचमढ़ी से। तो जो बेतवा नदी निकलती है वो निकलती है कुमरा गांव राजस्थान से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बुंदेलखंड पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जलवायु का जो प्रकार है बुंदेलखंड पठार पर वो महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु पाई जाती है बुंदेलखंड पठार में, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो न्यूनतम वर्षा होती है वो है भिंड गोहद, गोहद स्थान है भिंड के पास में, वहाँ पर होती है न्यूनतम वर्षा। छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बनने से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था उससे पहले मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी 7 राज्यों से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में कितने सदस्य थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 गठित हुआ था उसके अंदर 3 सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम, उसमें से अध्यक्ष कौन था वो आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 375 आधुनिक साहित्य किसकी रचना है? तो आधुनिक साहित्य जो रचना है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहब की रचना है। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा बड़ोदरा या बड़ौदा इस जिले से मिलती है, और ये वही जिला है या वही संसदीय सीट है जहां से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। उनके द्वारा 2 सीटों से चुनाव लड़ा गया था, एक बड़ौदा से लड़ा था उन्होंने और दूसरा वाराणसी से लड़ा था। बड़ौदा की सीट को उनके द्वारा छोड़ दिया गया बाद में। तो ये बड़ौदा जहाँ जो जिला है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। अमरकंटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी को पता है अमरकंटक है नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी अमरकंटक के पास से ही निकलती है। राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो राहतगढ़ जलप्रपात बना है बीना नदी पर, और ये सागर जिले में है। राहतगढ़ जलप्रपात है सागर जिले में, यहीं पर इस जलप्रपात के पास ही राहतगढ़ का किला भी बना हुआ है, तो बहुत दर्शनीय स्थल है, भोपाल से थोड़ा सा पास में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है भेड़ाघाट में, ये ध्यान रखिएगा भेड़ाघाट, और भेड़ाघाट जो है वो जबलपुर में है। भेड़ाघाट है जबलपुर में, और ये फेमस है संगमरमर के लिए। जबलपुर है या भेड़ाघाट है वो संगमरमर के लिए बहुत फेमस है। रीवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रीवा जो है बिछिया नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? तो सोन जो है उत्तर की ओर बहती है, केन जो है वो उत्तर की ओर बहती है। वहीं तवा की बात करें तो जो तवा नदी है वो उत्तर की ओर बहती है, लेकिन जो वेनगंगा नदी है ये दक्षिण की ओर बहती है। वेनगंगा सिवनी के पास से निकलती है, ये गोपालगंज के पास से निकलती है। बात करते हैं मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा पठार पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु मालवा के पठार पर पाई जाती है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, या मध्य प्रदेश में स्थानीय नाम वर्षा ऋतु का क्या है? तो मध्य प्रदेश के अंदर वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। वहीं बात करते हैं यूनाला की, तो यूनाला ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। मावट जो शीत ऋतु के अंदर बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है, और सियाला शीत ऋतु को कहा जाता है। तो ये स्थानीय नाम है मध्य प्रदेश की विभिन्न ऋतुओं के। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट शिखर, जो कि राजस्थान में है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। माफ़ कीजिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 30 जून 1998 यानी 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो सिंहदेव समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर। बिहार दुबे समिति अलग है, ये भी जिलों के निर्माण से है, लेकिन 30 जून 1998 को इस समिति के अनुशंसा पर नहीं बल्कि सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो इतिहास से संबंधित या साहित्य के इतिहास से संबंधित जो अधिकतर रचना है वो नंद दुलारे वाजपेयी साहब की, तो ये भी जो रचना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मरण ज्वार किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है मरण ज्वार, जो माखन लाल चतुर्वेदी साहब की रचना है मरण ज्वार।
बात करें बंजर किस नदी की सहायक नदी है, तो बंजर जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बंजर, दूधी, हथनी, हिरनी, ये जो नदियाँ हैं ये सब नर्मदा नदी की ही सहायक नदी हैं। शादी किसकी रचना है, बहुत फेमस रचना है शादी, ये मुल्ला रमू जी की रचना है शादी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। इससे पहले भी हमारा प्रश्न पूछा गया था कितने सदस्य थे, इसके अंदर कुल 3 सदस्य थे, तो ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जबकि हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे और डॉक्टर के.एम. पणिक्कर भी इसके सदस्य हुआ करते। तो ये 3 सदस्यों से मिलकर बना था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस श्रेणी पर स्थित है, तो अगर यहाँ पर पूछी गई श्रेणी तो ये महादेव श्रेणी के अंदर है। वही जिला पूछा जाता तो होशंगाबाद श्रेणी, होशंगाबाद जिले के अंदर। पर्वत श्रृंखला पूछी जाती तो सतपुड़ा के अंदर। श्रेणी पूछी गई है तो महादेव श्रेणी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसून मिलते हैं या दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, तो वो जो क्षेत्र है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर है अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है दोनों से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है वो मृदा अपरदन से यानी मृदा के कटाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पन्ना विंध्याचल श्रेणी पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप है, देखिए पन्ना विंध्याचल श्रेणी पर केन और टोन्स 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, इसका आंसर है समानांतर अपवाह प्रतिरूप पन्ना विंध्याचल श्रेणी पर है। बात करते हैं अगले 2 प्रश्नों की, आखिरी 2 प्रश्नों की, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार कितना है, तो मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो वनों का विस्तार है 94,689 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश के अंदर कुल वनों का विस्तार। वहीं दक्कन ट्रेप पहाड़ियों पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, तो दक्कन ट्रेप पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर जो अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है वो त्रिज्यात्मक अपवाह प्रतिरूप होता है, जिसमें नदियों जो त्रिज्यात्मक तरीके से नदियां बहती हैं। तो ये दक्कन ट्रेप की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर ये इस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो ना केवल आपको पसंद आया होगा बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि ये आपको हमारी जो सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे वीडियो एक साथ एक जगह बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए आज हमारी बात को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।